हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास +2 बायोलॉजी का न्यू चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। Principle of inheritance and variation. In this chapter first of all हमें ये पता होना चाहिए कि what is heredity. हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स या ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ characters from parents to their offsprings. Clear? What is heredity? Transmission of characters from one generation to another. और parents to their offsprings. Clear? So this is heredity. Next is genetics. What is genetics? Genetics is a field of science which deals with the study of mechanism of inheritance, study of mechanism of inheritance by which characters pass from one generation to another characters pass from one generation to another and causes of variation in heredity. It is called genetics. ठीक है जी। सो हेरिडिटी का आपको पता लग गया है, ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, या फिर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट, जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय विच करेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन हेरिडिटी। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्री मेंडेलियन थ्योरीज। कुछ एक आई थी मेंडल से पहले जो थ्योरीज दी थी इनहेरिटेंस की, हेरिडिटी की, सॉरी, अर्ली और प्री मेंडेलियन थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरीज थी? सबसे पहले देखिए वेपर थ्योरी,
वेपर थ्योरी, वेपर थ्योरी जो है मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने दी थी, और उन्होंने बोला था कि एनिमल बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी है जो कुछ तरह के वेपर्स को एमिट करती है, कुछ तरह की एनर्जी को एमिट करती है, ठीक है। कुछ वेपर्स एमिट होते हैं जिससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेपर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के वेपर्स कंबाइन होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, ये वेपर थ्योरी थी, ठीक है। 500 BC में ये थ्योरी दी गई थी। नेक्स्ट है फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी में क्या था कि मेल फीमेल जो है दोनों ही उनकी बॉडी से कुछ एक फ्लूइड्स एक्सक्रीट होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जिनकी हेल्प से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ठीक है। तो ये थी फ्लूइड थ्योरी, एरिस्टोटल ने दी थी ये अबाउट 384 टू 322 BC में, ठीक है। नेक्स्ट है परफ्यूरेशन थ्योरी। परफोरेशन थ्योरी जो है ये एंटन वॉन लीवनह्यूक ने दी थी, एंटन वॉन लीवनह्यूक ने दी थी। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर किया था और उनको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया था कि जो स्पर्म है उसके पास पोटेंशियल है ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने के लिए, एक अनदर ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये इस थ्योरी में था, परफोरेशन थ्योरी में। परफॉर्मेशन थ्योरी, परफॉर्मेशन थ्योरी। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट थ्योरी। पार्टिकुलेट थ्योरी में क्या बताया था साइंटिस्ट्स ने कि मॉर पर्शियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि ईच एनिमल जो है वो कुछ एक ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये दोनों ही पेरेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस थ्योरी में क्या था, ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी ये थ्योरी पैनजेनेसिस की, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स, कि करेक्टर्स कैसे इनहेरिट होते हैं बॉडी में। तो उन्होंने बताया था कि यंग वन जो होता है इसके पास मिक्सचर होता है, यंग वन जो न्यू जनरेशन है उसमें जो फीचर्स हैं वो मदर और फादर दोनों के ही कंबाइन फॉर्म में आते हैं, ये इसमें था। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बेसिस ऑफ हेरिडिटी, दो बेसिस है, फिजिकल basis and chemical basis। फिजिकल बेसिस एंड केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस में ग्रिगोर जॉन मेंडल ने कहा था कि हेरिडिटी को कुछ एक पार्टिकल्स कंट्रोल करते हैं जिनको उन्होंने जीन का नाम दिया था, जर्मिनल यूनिट्स, फैक्टर्स कहा था उन्होंने, जीन नहीं कहा था, फैक्टर्स कहा था। इन्होंने इस फैक्टर के बारे में बताया कि ये सारे सोमैटिक और जर्मिनल सेल्स में ये फैक्टर्स होते हैं,
ठीक है, और ये फैक्टर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट है केमिकल बेसिस। केमिकल बेसिस में ये पता लगा था कि जो हेरिडिटी है ये कंट्रोल होती है जीन्स से, और सेगमेंट्स होती हैं क्रोमोसोम्स की जो बेसिकली जीन्स को कैरी करती हैं, कौन सी प्रोटीन बनानी है ये कैरी करती हैं, सारा कुछ उसी में बताया गया है केमिकल बेसिस में। डीएनए और प्रोटीन्स के बारे में, हेरिडिटी में क्या हेल्प कर रही हैं ये। मैनी जीन्स कोड फॉर प्रोटीन्स एंड इस वे जीन जो है वो एक ट्रेड, एक फैक्टर, एक ट्रेड करेक्टर को सुप्रेस या फिर रिप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंडलिज्म। ग्रिगोर जॉन मेंडल थे, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स का बेसिस बताया, जेनेटिक्स लॉ दिए, हेरिडिटी के बारे में बताया, जीन को उन्होंने फैक्टर बोला था पहले, फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जेनेटिक्स की फर्दर स्टडी के लिए। कुछ एक लॉज भी दिए थे उन्होंने, वो हम सारे ही अभी डिस्कस करेंगे। उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। गार्डन पी बेसिकली उन्होंने लिया था, गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम एडिबल पी था ये। ठीक है, इन्होंने देखा कि इसके कुछ एक फ्लावर्स जो है कलर्ड है, कुछ एक वाइट है। उसमें उन्होंने जीन्स की स्टडी की थी कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनका कलर, इनकी सीड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे इनके करेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मेंडल ने नोट किए 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, 7 contrasting traits। सेवन पेयर्स ऑफ contrasting traits। दो ऑपोजिट कंडीशंस थी, डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन एंड आर कॉल्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, जो फीचर्स हैरिट होते हैं, इनहेरिटेड फीचर्स आर कॉल्ड करेक्टर्स या फिर ट्रेट्स। अब बार बार ये करेक्टर्स ट्रेट्स टर्म यूज़ होनी है तो ये हमें पहले ही पता होना चाहिए कि करेक्टर्स और ट्रेट्स होते क्या है। जो इनहेरिटेड फीचर्स होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन ने इनहेरिट कर लिए होते हैं ओल्डर वन जनरेशन से, वो उनको बोलते हैं करेक्टर्स और ट्रेट्स। ठीक है जी, उसके बाद मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस विद a single character।
क्रॉस विद अ सिंगल करेक्टर। मतलब सिर्फ एक करेक्टर लेना है, या फिर टॉल शॉर्ट वाला करेक्टर ले लिया, या फिर कोई फ्लावर का करेक्टर ले लिया, ठीक है। दोनों ही करेक्टर्स नहीं लेने हैं, जैसे हाइट के बेसिस पे और फ्लावर के बेसिस पे दो करेक्टर्स नहीं लेने हैं, सिर्फ एक करेक्टर लेना है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखिए कैसे बनता है क्रॉस। प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बीच में क्रॉस। हाइब्रिड टॉल, ठीक है। इससे डेवलप हुए थे 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। सेल्फ था ये भी, इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन थी। ठीक है, 1/3 प्लांट्स जो थे ये टॉल प्लांट्स थे, 2/3 प्लांट्स जो थे ड्वार्फ प्लांट्स थे, और सेल्फ में ओनली ड्वार्फ प्लांट्स, ओनली ड्वार्फ प्लांट्स। सो इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या था, ये पी पेरेंट्स, F1 जनरेशन, फिलिलियल जनरेशन, ठीक है, फिलिलियल F1 जनरेशन, फिर सेकेंड फिलिलियल जनरेशन F2 जनरेशन, एंड यहाँ पे F3 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक करेक्टर लिया, ठीक है, सिर्फ हाइट का करेक्टर लिया, टॉल और ड्वार्फ का। ठीक है जी। अब आगे कुछ एक लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स, ये लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। अब इस लॉ में क्या है कि जो हेरिडिटी के करेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? फैक्टर्स, जीन्स कंट्रोल करते हैं उनको। ठीक है, इस लॉ में क्या है कि उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी न्यू जनरेशन न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें एक करेक्टर जो है एक पेरेंट से आता है, दूसरा करेक्टर दूसरे पेरेंट से आता है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ यूनिट और पेयर्ड फैक्टर्स। सेकंड है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बोला? ठीक है, कि एक फैक्टर, एक पेयर ऑफ फैक्टर सिर्फ एक करेक्टर को ही एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जिसमें से एक करेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ
one character express itself and other and prevent expression of another. एक फैक्टर एक्सप्रेस होता है और दूसरा फैक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, वो सुप्रेस हो जाता है, ठीक है। और जो फैक्टर एक्सप्रेस होता है उसको डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। एक्सप्रेस्ड फैक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट character, dominant factor, unexpressed factor is called recessive factor. Clear? ये था law of dominance. Next है law of segregation. Law of segregation. The factor of each character segregate or separate at the time of gamete formation. Factors of each character segregate or separate at the time of गैमेट फॉर्मेशन. जब गैमेट फॉर्मेशन होनी होती है तो जो ये फैक्टर्स हैं ये दोनों ही सेग्रीगेट हो जाते हैं, सो दैट गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर. सो दैट गैमेट रिसीव only one factor. ठीक है, इस लॉ को बोल दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स. लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स या लॉ ऑफ प्रिंसिपल फैक्टर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी कर लिया हमने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी कर लिया. नेक्स्ट है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर्स. मोनो हाइब्रिड में एक ही करेक्टर था, अब डाई हाइब्रिड है तो दो करेक्टर्स इसमें स्टडी किए थे मेंडल ने, ठीक है. सीड, इसमें बेसिकली सीड और कलर ऑफ कॉटिलेडन्स के बेस पे ये किया था उन्होंने. दो करेक्टर्स कौन कौन से थे? राउंड सीड, येलो कॉटिलेडन, और रिंकल सीड ग्रीन कॉटिलेडन के बीच में क्रॉसिंग करवाई थी उन्होंने, ठीक है. पहले पी पेरेंट्स कौन कौन से थे? राउंड सीड्स,
जिनमें येलो कॉटिलिडन्स थे, नेक्स्ट इनके बीच में क्रॉस हुआ है रिंकल सीड एंड ग्रीन कॉटिलेडन्स। ठीक है, इनमें जब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो राउंड सीड्स एंड येलो कॉटिलेडन्स डेवलप हुए। ठीक है, सेल्फिंग पॉलिनेशन के बाद जब F2 जनरेशन बनी तो 9 राउंड सीड्स, येलो कॉटिलेडन, 3 राउंड सीड्स, ग्रीन कॉटिलेडन, 3 wrinkled seed, yellow cotyledon, 1 wrinkled seed, green cotyledon। ठीक है, ये F2 जनरेशन थी, ये F1। ठीक है, F1 जनरेशन, F2 ये पेरेंट्स थे। क्लियर है, ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब इस क्रॉस की रेशियो पूछी जाती है कि इसकी रेशियो क्या है, तो इसकी रेशियो है 9:3 रेशियो 1 रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें 9 जो थे राउंड सीड येलो कॉटिलेडन, 3 जो है 3 राउंड सीड ग्रीन कॉटिलेडन एंड 3 रिंकल सीड येलो कॉटिलेडन एंड 1 रिंकल सीड ग्रीन कॉटिलेडन। तो ये थी डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो। 4 टाइप ऑफ प्लांट्स जो है इसमें अब मिल पाए थे। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ प्लांट इन F2 इन रेशियो ऑफ 9 विद 2 डोमिनेंट ट्रेट्स। ठीक है, फिर रिजल्ट क्या था इसका, न्यू रिकॉम्बिनेशंस हुए थे राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में बने थे ये। आगे है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ में क्या था, इस लॉ में ये था कि जो करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो करेक्टर्स जिनको फैक्टर्स भी बोलते हैं, फैक्टर ऑफ ईच करेक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन गैमेट्स। फैक्टर ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और फ्री। ठीक है, ईच जो भी करेक्टर्स होंगे उनके करेक्टर्स गैमेट्स में इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है,
गैमेट्स। क्लियर जी? अब मेंडल ने जैसे मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया था पी प्लांट में, वैसे ही उन्होंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी ट्राई किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत ही डिफ़िकल्ट थे लेके आना, इसलिए वो उनसे हो नहीं पाया, उसके रिजल्ट्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो अभी हम नेक्स्ट मेंडल हाइपोथेसिस की समरी करेंगे। मेंडल ने जो हाइपोथेसिस दिए थी फुल फ्लैश्ड क्या थी वो? समरी ऑफ सबसे पहले क्या था? ईच ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ट्रेट या फिर करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ अलील्स। ये हम लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर में डिस्कस कर चुके। एक ऑर्गेनिज्म में फिर हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ एक एलील्स, कुछ एक करेक्टर्स जो होते हैं डोमिनेट होते हैं, कुछ एक करेक्टर्स जो रिसेसिव होते हैं। एलील्स में एक्सप्रेस itself or remain रिसेसिव। ठीक है, फिर टू एलील्स सेपरेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाली बात आ गई, सेपरेट ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस, एट द टाइम ऑफ गैमीटोजेनेसिस सेपरेट हो जाते हैं, so that each gamete receive only, so each gamete receive only one allele or one character, one allele of trait। नेक्स्ट है each allele is transmitted from one generation to another, one generation to another। नेक्स्ट है ईच ऑर्गेनिज्म इनहेरिट वन एलील फॉर each trait from each parent। सो ये था मेंडल हाइपोथेसिस की समरी। जो भी उन्होंने लॉज दिए थे उसके बेसिस पे क्या वो कंक्लूड किया है उन्होंने, वो सब इसमें बता दिया गया। नेक्स्ट है कुछ एक
हम बोल सकते हैं कुछ एक टर्म्स जो अभी हम जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं, वो टर्म्स का मतलब क्या है वो टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि जीन एलील, जीन लोकस, ठीक है, म्यूटेंट एलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्या होती हैं ये टर्म्स, इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले जीन, व्हाट इज अ जीन? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, gene is a unit of inheritance which is carried by one generation to another। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं ये जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है एलील्स। एलील्स और एलील्स को एलीलोमॉर्फ्स भी बोलते हैं, ठीक है, एलील्स एंड एलीलोमॉर्फ्स। एलील्स क्या होते हैं? दो जीन्स होते हैं फॉर एवरी करेक्टर, वन कंट्रोलिंग ईच ऑफ इट्स करेक्ट एक्सप्रेशंस। A pair of genes that control two or alternative expression of same character and have same sites is called alleles. A pair of genes gene that controls two or at same locus or site, ठीक है, जो कि सेम लोकस और साइट पे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एलील। नेक्स्ट है जीन लोकस। अब जीन लोकस क्या होता है? जीन लोकस क्या है? ये स्पेसिफिक साइट होती है, स्पेसिफिक साइट ऑफ क्रोमोसोम specific site of chromosome representing single gene, single gene और allele, ठीक है, वह जीन लोकस। फिर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील जो कैरेक्टर्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। रिसेसिव एलील अनएक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड जीन्स या फिर कैरेक्टर्स, एंड रिसेसिव एलील्स अनएक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स।
नेक्स्ट है म्यूटेंट एलील, म्यूटेंट एलील और वाइल्ड एलील। ये क्या होता है? ओरिजिनल एलील डोमिनेंट इन एक्सप्रेशन, original allele dominant in expression and widespread in population. Is wild allele, population में ज़्यादा है और dominant एक्सप्रेशन का है। ठीक है, अब आप डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स in which both the allele of character at corresponding locus या फिर साइट इज आइडेंटिकल, मतलब सेम होगी, वो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिजम्स in which two alleles of character at corresponding locus in homologous क्रोमोसोम्स जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज ठीक है, अनलाइक बोल सकते हैं हम इसको, ये अलग अलग होंगी। हेट्रो में डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स क्लियर हो गए आपको। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं कुछ एक डिफरेंसेस। सबसे पहले तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में ही डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस और हमें पता भी होने चाहिए होते क्या हैं और डिफरेंसेस बेसिकली इनमें। ठीक है,
homozygous and heterozygous. Organisms. Homozygous organisms have similar allele for specific trait or character. ठीक है, वो एग्जाम्पल बाद में देखते हैं. Have dissimilar allele for have alleles, dissimilar alleles. ठीक है, possess dominant or recessive allele, नोट बोथ. दोनों में से कोई एक होगा, दोनों ही नहीं होंगे. हेट्रोजाइगस में इससे ऑपोजिट ही, पोजेस बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स. Produce only one type of gametes. इसमें produce two types of gametes. ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल कर लेते हैं. उसमें ट्रू ब्रीडिंग, नॉट ट्रू ब्रीडिंग. ठीक है, इसमें एग्जांपल देखो, टी कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए. इसमें एग्जांपल स्मॉल ड्वार्फ टी. ठीक है, इस तरह से आएगी क्योंकि इसमें दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, एक टी वाले कैपिटल टी वाले, एक स्मॉल टी वाले. तो आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस क्या क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो ये सिमिलर एलील फॉर स्पेसिफिक ट्रेट और हेट्रोजाइगस में हैव डिसिमिलर एलील्स, इनमें डिसिमिलर एलील्स होते हैं. फिर होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स जो है इनमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही टाइप के एलील्स होते हैं. दोनों में से एक होता है, दोनों इकट्ठे कभी नहीं होते. लेकिन हेट्रोजाइगस में दोनों ही डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स इकट्ठे होते हैं. ठीक है, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स एंड हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स. ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग होती है होमोजाइगस में, हेट्रोजाइगस में ट्रू ब्रीडिंग नहीं होती है. एग्जाम्पल्स टी कैपिटल या फिर टी ड्वार्फ, और उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ, क्योंकि दो टाइप के गैमीट बन रहे हैं इसलिए. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अभी तक जितना भी हमने किया है.
ठीक है, लॉज डिस्कस किए हैं, कुछ एक डेफिनेशंस डिस्कस की हैं जो हमें आगे काम आएंगी, क्योंकि अभी ये वर्ड्स जो हैं रेगुलरली यूज़ होने हैं, जैसे जीन लोकस एलील्स, तो इसका हमें मीनिंग पहले से ही क्लियर हो तो बेटर होगा। सो आज का सेशन यही ओवर होता है। सो थैंक यू एंड गुड बाय।